हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम लोग जो अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सीटेट दिसंबर के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज देखेंगे हम लोग पैडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसको 3 सेट्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके उसको वहाँ पे देख करके कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने थोड़ा पीडीएफ में एक सुधार किया है। अभी तक हम जो पीडीएफ दिया करते थे उसमें हम आंसर नहीं दिया करते थे। आज से आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको आंसर भी टिक किया हुआ मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिल जाया करेगी। और ये कहाँ आपको मिलेगा, केवल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जुनून पढ़ाई का, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं है एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि समूह में और सहभागिता के द्वारा जो सीखना है इसको क्या करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए या निरुत्साहित करना चाहिए या फिर किसी काम का ही नहीं होता। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है। कह रहे हैं कि निरुत्साहित किया जाना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं अनदेखा किया जाना चाहिए, तीसरा बोल रहे हैं कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और चौथा है कि नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी जो बच्चे होते हैं उनको समूह में और एक दूसरे को जो है सहभागी अर्थात होता है एक दूसरे की मदद करना। तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, समूह में सीखना, ये जो प्रक्रिया है इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं वो आपस में सहयोग से समूह में बैठ करके सीखेंगे तो पहली बात तो उनके अंदर जो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होती है वो डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, एक तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा डेवलप होगी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उनमें आपसी जो सहयोग होता है ना उसकी जो भावना है वो भी डेवलप होगी और साथ में सामाजिक जो अंतःक्रिया है इनके जो गुण होते हैं इनका भी विकास होगा बच्चों में। तो आप देखिए कि जो बच्चे हैं उन्हें हमें प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो समूह और एक दूसरे को सहयोग करके सीखें, ठीक है। तो और ज़्यादा टाइम तक इनके माइंड में चीज़ें बनी भी रहती हैं एक दूसरे के सहयोग से जब वो सीखते हैं बच्चे। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों, क्या होगा दोनों का, पहला ऑप्शन है कि कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, दूसरा कह रहे हैं कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरा कह रहे हैं कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं और चौथा कह रहे हैं कंप्यूटर के बारे में उनको जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको तो पहले ही हमें निकाल देना चाहिए, जैसा पहला वाला भी और चौथा वाला देखिए दोनों ही निगेटिव हैं तो इनको पहले ही निपटा दीजिए। और देखिए जो अन्य दो हैं कि कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो जो विद्यार्थी हैं छोटे बच्चे उनको बहुत अच्छी जानकारी कैसे हो सकती है कंप्यूटर की, तो ये भी नहीं होगा हमारा दूसरा वाला। लेकिन हाँ तीसरा जो है वो एकदम परफेक्ट है कि कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, यानी कि आजकल चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों वो कंप्यूटर में साक्षर हो सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आजकल जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं दोनों ही कंप्यूटर के साक्षर हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो शिक्षण अधिगम को सरल और सुगम बनाने में सहायक होता है। साथ में शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए जो कुछ तथ्य होते हैं और जो सूचना होती है उनको प्रदान करने में भी और छात्रों को अभ्यास के अवसर प्रदान करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो कंप्यूटर है वो हमारी जो सामान्य जानकारी है उसको भी बढ़ावा देने में मदद करता है। तो इस वजह से जो शिक्षक हैं वो भी और जो विद्यार्थी हैं वो दोनों को ही कंप्यूटर जो है वो साक्षर होना चाहिए, या दोनों ही आजकल जो टाइम चल रही है टेक्नोलॉजी का टाइम उसमें वो दोनों ही साक्षर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना, ये मतलब डैश डैश यहाँ पे आपको भरना है कि पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो आप देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि बंटित, दूसरा है अंतरालित, तीसरा है समूहित
और चौथा क्या है, नन ऑफ द एबव। तो जो किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना, इसको ये जो प्रक्रिया है हम इसको कहते हैं समूहित। क्या कहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन बी समूहित। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है और जो समूहित या समूह में पढ़ाई विधि है इसका प्रयोग प्रायः निचली कक्षाओं के लिए किया जाता है। अब जिन बच्चों ने प्राइमरी में पढ़ा होगा, गांव में जो प्राइमरी विद्यालय होता है, सरकारी विद्यालय, उसमें आपने देखा होगा कि सारे बच्चों को एक साथ निकाल के लगभग जब छुट्टी होने का टाइम रहता है तो उसके 1-1.5 घंटे पहले सारे बच्चों को निकाल करके ग्राउंड में बैठा करके खूब बड़ा सा गोला बना करके एक टीचर या फिर एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया जाता था और वो जो बीच में खड़ा रहता था बंदा, वो क्या काम करता था, वो पढ़ता था एक एक काम एक, यानी कि गिनती पढ़ता था ना, 1 2 3 4, जैसे जैसे पढ़ाया जाता था, का से कबूतर, खा से खरगोश। तो ये जो प्रक्रिया होती थी समूह में पढ़ाए जाने की, अब मैंने भी पढ़ाई की है इस तरह से, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ है। जिन लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा होगा उन लोगों ने ये ज़रूर महसूस किया होगा, ज़रूर उन्हें याद होगा। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ही CBSE बोर्ड से पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं और पढ़ रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों में, तो वहाँ इस तरह की प्रक्रियाएँ नहीं होती होंगी शायद। तो ये जो समूह में पढ़ाए जाने की विधि है ना, ये छोटे बच्चों के लिए, यानी कि जो निचली कक्षा है उसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। बच्चे आपस में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर समूह में बैठकर मज़े ले लेकर पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। तो ये जो है इसको याद रखिएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, चौथा दरअसल। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। तो पाठ्यचर्या क्या है, तो जो सिलेबस होता है, सिलेबस, इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेबस तैयार करना है ये कैसा कार्य माना जाता है। पहला ऑप्शन है कि एक नेमी कार्य, दूसरा एक विशेषज्ञता वाला कार्य नहीं, तीसरा कह रहे हैं एक विशेषज्ञता वाला कार्य, और चौथा कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो आप देखिए, जितने भी नहीं वाले हैं उनको तो पहले ही निपटा देना चाहिए। जैसे दूसरा वाले में नहीं है तो इसको भी निपटा दीजिए, चौथे वाले में भी नहीं है तो इसको भी निपटा दीजिए। ज़्यादातर जो भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर टाइम में गलत होते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर कुछ ऐसे शायद मिल जाए क्वेश्चन जिसमें निगेटिव जो पॉइंट्स है वो सही हो जाए, वरना आपको ये गलत ही मिलेंगे। तो इन दोनों को हमने पहले ही निपटा दिया। हमारी लड़ाई केवल ए और सी में है। तो आप देखिए कि ये एक नेमी कार्य नहीं है, बल्कि जो सिलेबस निर्माण है, यानी कि जो पाठ्यचर्या निर्माण है, ये एक महत्वपूर्ण यानी कि अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। बस यूं ही नहीं कि अब जैसे किसी को है कि कोई अनुभव नहीं है तो जो मनाया वही सिलेबस में धर देंगे, तो ऐसे लोग नहीं। जिन्हें अच्छी नॉलेज हो उन्हीं लोगों को ये कार्य दिया जाता है। तो देखिए, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य है ये काफ़ी विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन, सुधार और परिमार्जन लाने के लिए जो पाठ्यचर्या है वो एक उद्देश्यपूर्ण, प्रगतिशील तथा व्यवस्थित माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो जो पाठ्यचर्या है ये समाज और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा व्यक्तियों को जो एक निश्चित दिशा है उसकी ओर प्रवृत्त करने के लिए सशक्त तरीका उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से कोई देश या राज्य या समाज जो है वो विश्व में हो रहे बदलाव तथा विकास को अविरलता से व्यक्तियों तक पहुंचाने व जागरूक बनाने के साथ साथ उन्हें समय के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त बनाने का भी काम करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारा सिलेबस है वो। और इसके साथ साथ देखिए कि ऐसे व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक जो पाठ्यचर्या है इसके निर्माण के लिए एक विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो समाज की विविधता, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक आधार तथा संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव आदि की व्यापक समझ रखता हो। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके ये काम बहुत आएगा। क्या है, कह रहे हैं विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं आपके, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि उनकी प्रशंसा कब की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए। क्या सबके सामने करना चाहिए या फिर एकांत में ले जाके ऑफिस में बैठा के उनकी प्रशंसा करनी चाहिए या उनकी केवल पेरेंट्स के सामने करनी चाहिए। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास कि एकांत में, अलग से, लोगों के मध्य या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उनकी अगर आपको प्रशंसा करनी है तो
तो लोगों के सामने प्रशंसा कीजिए। इससे जिस बच्चे की आप प्रशंसा कर रहे हैं वो बच्चा तो खुश होगा ही, उसके अंदर तो मोटिवेशन और आएगा ही, साथ में जो अन्य बच्चे हैं वो भी देख करके उनको प्रोत्साहित होंगे कि मुझे भी ऐसे करना है, एक टाइम पे मेरी भी जो है सर जी या मैम जी अच्छे से इसी तरह से तारीफ़ करें। तो बच्चे जो होते हैं ना तारीफ़ के बहुत लालची होते हैं। अगर आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा होती है कि टीचर्स उनकी तारीफ़ करें, तो आप ये जो तारीफ़ है बच्चों की वो मतलब कि बच्चे की जो तारीफ़ है वो सारे बच्चों के सामने ही कीजिए, उससे आपको पॉजिटिव वे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है इतनी भी तारीफ़ नहीं कर देनी कि बाकी जो बच्चे हैं वो उस बच्चे से जलने लगें, पता चला उसका सर फोड़ने का काम स्टार्ट कर दें, तो इतना नहीं करना है। आप एक सीमा में रह कर के सबके सामने बच्चे की तारीफ़ कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो। तो देखिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा लोगों के मध्य में की जानी चाहिए। ये क्या काम करता है? ये सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। क्या करता है? तो सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है, जिससे विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और लोगों के बीच प्रशंसा करने से उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सामाजिक स्वीकृति है उसमें भी वृद्धि होती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो कह रहा है कि विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है? तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं। तीसरा कह रहे हैं विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। चौथा देखिए सभी। तो आप देखिए इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सभी एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। कैसे हैं? तो सभी पॉजिटिव हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि विद्यार्थियों की जो समूह सक्रियता है इससे निपटने के क्रम में ये सारे ही के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सत्य हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि समूह के सदस्य जो है वो परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जिसके कारण समूह के सदस्य के जो व्यवहार है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के लिए ये कहा जा सकता है कि वे परिपक्व, अधीर व संवेदनशील तथा अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए कक्षा में सामूहिक गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो ठीक है ना, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो सामूहिक गतिविधियां हैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है। इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख भी पाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ग्रेड, अंक या ए और बी दोनों तथा नन ऑफ द एबव। तो आंसर तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो है ग्रेड और अंक दोनों ही इसमें शामिल होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे दे दिया गया है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो ग्रेड और अंक मतलब जो मार्क्स मिलते हैं वो, और जो ग्रेड मिलता है ना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो वही है। ग्रेड और मार्क्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उस रेंज को सूचित करने का काम करते हैं जिसके भीतर, यानी कि जिस रेंज के भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के जो प्रवीणता का स्तर है उसका फैसला किया जाता है। प्रवीणता मतलब होता है क्या? दक्षता। ठीक है, अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं प्रवीणता तो वैसे ही नहीं समझ आ रहा था, दक्षता भी उसमें बोल दिया, तो हिंदी में समझाया क्या इसको? तो समझिए, इसी तरह की जो है चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, विद्यार्थियों के जो उपलब्धि है इसका परीक्षण करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उन्हें मार्क्स या ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, जो कि उनके मूल्यांकन के लिए क्या काम करता है? तो आधार प्रदान करता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो स्कूल का पुस्तकालय होता है उनका एक शैक्षणिक तंत्र है, जस्ट दिया हुआ है सॉरी। तो जो हमारी स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी, उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। स्कूल की जो लाइब्रेरी है डैश डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो देखिए, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, या फिर विचारणीय या यथेष्ट मूल्य। तो देखिए, सबसे जो पॉजिटिव इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, यानी कि विचारणीय या फिर यथेष्ट मूल्य। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा, अल्प मूल्य नहीं होगा, थोड़ा महत्व भी नहीं होगा, ज़्यादा महत्व भी या ज़्यादा मूल्य भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
कि जो स्कूल का पुस्तकालय है वो विचारणीय मूल्य का शैक्षणिक तंत्र है, क्योंकि पुस्तकालय ही वो प्लेस होता है जहाँ टीचर और जो मतलब बच्चे होते हैं वो बैठ कर के पुस्तकें पढ़कर अपनी रुचि के हिसाब से, यानी कि जिन बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, जैसे किसी बच्चे की कहानी में रुचि है तो वो कहानी पढ़ रहा है, किसी बच्चे की और कविता वगैरह में रुचि है तो वो उसको पढ़ रहा है, तो वो लोग अपनी रुचि अपने जो है ख्वाहिश के अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो नया नॉलेज है उसका भी सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डी होगा इसका। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है कि शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय रवैया है उसका मतलब क्या हुआ, गतिविधियों का माध्यम से सीखना, या फिर सशक्त और प्रभावशाली शिक्षण, या फिर शिक्षक अनिवार्यता ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। चौथा है विषय अति सक्रिय होने चाहिए, ना कि स्थिर या शांत। तो देखिए कुछ लोग ना जो मतलब कि शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया है उसका आंसर मार देंगे क्या, शिक्षक जो है वो अनिवार्यता ऊर्जावान और सक्रिय होना चाहिए। तो भैया ये नहीं होगा, ये इसमें नहीं शामिल होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, यानी कि जो शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया है या नज़रिया है उसमें सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण शामिल होगा। अब देखिए जो सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण है इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देख लीजिए। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया का अर्थ होता है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। इसके लिए शिक्षक का दायित्व है कि वे बच्चों को पढ़ाने से पूर्व तैयारी करके आए, यानी कि खुद से अपना प्रिपेयर करके आए, क्योंकि संवाद की पूर्व तैयारी जो है वो शिक्षण को क्या करती है, जीवंत बनाती है। और वे हर बच्चे के जवाब को महत्व भी दें, यानी कि जो टीचर हैं बच्चे जो भी जवाब दे रहे हैं और हर एक बच्चे के जवाब को वो इम्पोर्टेंस दें। अब बच्चा कुछ भी जवाब दे रहा हो, सही हो गलत हो, लेकिन बच्चे को इम्पोर्टेंस आप ज़रूर दें। प्रत्येक बच्चे को खास समझें। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ गलत जवाब दे दिया तो आप उसको बहुत दीनहीन दृष्टि से देखने लगे या बहुत गुस्से में देखने लगे। तो ये सब नाटक नहीं करना है, आपको प्रत्येक बच्चे को खास समझना है तथा बच्चे के सीखने की जो स्वायत्ता है उसको भी महत्व देना है, जिससे कि जो बच्चा है वो अपने अनुभव और जो समस्या है इसको शिक्षकों के समक्ष रख करके क्या काम कर सके, तो प्रभावी शिक्षण कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय रवैया है उसका अर्थ हुआ सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो आप देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षण की लिखावट, यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी लिखावट। तो शिक्षक की लिखावट से उतना ज़्यादा कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ विद्यालय की संरचना से भी कौन सा इतना महत्व होगा। शिक्षक की योग्यता या शिक्षक को विषय की समझ, ये दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि अगर टीचर को अच्छे से विषय की समझ है तो वो उसकी योग्यता ही है। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि प्रभावशाली जो या प्रभावपूर्ण जो शिक्षण है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, तो जो टीचर हैं उनको जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं, जिस पॉइंट को वो समझा रहे हैं उसकी उन्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए जो प्रभावशाली शिक्षण है इसके लिए टीचर में निम्नलिखित व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक है, और वो गुण कौन से हैं, तो सबसे पहले तो टीचर को उस सब्जेक्ट की अच्छी समझ ही होनी चाहिए। दूसरा जो है वो टीचर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगर टीचर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है तो उनका पढ़ाने लिखाने में मन ही नहीं लगेगा, फ़ोन चलाते बैठे रहेंगे, गुटखा खाते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तीसरा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें भी रुचि लें। और चौथा कि प्रयोग और अनुसंधान में भी उनकी रुचि होनी चाहिए, और व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि शिक्षक का या शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जो टीचिंग है ना, टीचिंग उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, तो नहीं, गलत बात है। केवल परीक्षा यानी कि केवल एग्जाम पास कर जाएं बच्चे, इसके लिए जो है नहीं पढ़ाया जाता। तो और अच्छे नोट्स बोलकर लिखवाना, तो इससे क्या उचाल लेंगे इससे कौन सा सुधार होगा बच्चों में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा, विषय से संबंधित अनपेक्षित सूचना मुहैया कराना, तो जो अनपेक्षित है,
जिसकी अपेक्षा ही नहीं है, ज़बरदस्ती का नॉलेज क्यों देना बच्चों को, ठीक है, तो ये भी बेकार है। हाँ, आप देखिए जो चौथा ऑप्शन है ना कि छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है। तो जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है, इसका जो मेन एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो सोचने वाले प्राणी बने, यानी कि वो खुद से चीज़ों को सोचना सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए जो शिक्षक है, इनका जो शिक्षण है यानी कि जो टीचर हैं, इनके द्वारा जो टीचिंग कराई जाए उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो छात्र हैं वो सोचने लायक बन जाए, यानी कि उनके अंदर सोचने की शक्ति डेवलप हो। शिक्षक जो है वो विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के माध्यम से बच्चों में समस्या समाधान क्षमता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, ऐसे जो कौशल हैं वो उनका विकास कर सकते हैं, यानी कि बच्चे खुद से सृजन करना सीखें, कल्पना करना सीखें और साथ में जो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसके बारे में भी बच्चे सोच सकें। यही टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टीचिंग और टीचर दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। शिक्षक और शिक्षण है तो दोनों सेम समझ में आते हैं, लेकिन आप लास्ट में देखिए एक में का है दूसरे में अड़ा है, तो दोनों का बहुत बड़ा अंतर होता है। शिक्षक मतलब वो व्यक्ति जिसके द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है, जबकि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण है टीचिंग, यानी कि जो उनके द्वारा काम करवाया जा रहा है उसे हम कहते हैं टीचिंग। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए, वरना क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर देखिए कह रहे हैं कि शिक्षक निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? पहला, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, तो मतलब कि ताकि छात्र जो है वो उनकी चटुकारिता करते रहें, तो ऐसा नहीं है भैया, छात्रों को प्रभावित करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को आप एकाग्रचित्त नहीं बना पाएंगे, छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम सही आंसर है, यानी कि जो शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ये काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? जो शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री है उसका उपयोग, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो टीचर हैं, ये देखिए शिक्षक और शिक्षण दोनों के साथ आ गया ना, तो शिक्षक क्या है? ओहो, तो शिक्षक हैं हमारे टीचर जो कि आप बनेंगे, हम बनेंगे, कभी एक समय आएगा तो। और शिक्षण क्या है? वो है टीचिंग। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगता कि कोई टीचर बनने वाला है, हम लोग भी यूपी में टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, देखो क्या होता है। अब 2017 बैच से हम लोग जो है डीएलएड करके बैठे हुए हैं, आज तक टीचर बनने का मौका ही नहीं मिला। चलिए देखते हैं कब वो दिन आता है। फिलहाल के लिए अभी देखिए जो शिक्षक हैं यानी कि जो टीचर हैं उनके द्वारा जो टीचिंग कराई जाती है इसको रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी जो सहायक सामग्री है इसका उपयोग आप करिए। क्यों करिए? क्योंकि जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है और उसके लिए जो आप सहायक सामग्री को उपयोग करेंगे उससे से कठिन जो विषय वस्तु है उसको सरल बनाया जा सकता है, साथ में स्पष्ट, रुचिकर और सार्थक बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये पठन पाठन में भी नवीनता लाती है तथा विद्यार्थियों में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसको भी बढ़ावा देने में काम करती है। और इसके साथ साथ बच्चे जो है वो अनुशासन में भी रहते हैं। अब अगर आपने जो है शिक्षण जो करा रहे हैं आप उसमें जो है सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं। जब बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं तो कोई एक दूसरे को पेंसिल से कोच रहा है, कोई पेन से कोच रहा है, कोई चुकोटी काट रहा है, ये सब करेंगे नहीं। ये सब नहीं करेंगे तो क्लास में शांति रहेगी, वही है अनुशासन, बच्चे इत्मीनान से सीख रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा अनुसंधान हुआ है, उस अनुसंधान के रिजल्ट आए हैं कि हमारी जो पढ़ाई है इसका कितना हिस्सा है, पढ़ाई का यहाँ डैश 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 है, कितना हिस्सा है जो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, 60%, 85%, 50% या फिर 95%। तो जो मतलब कि हुआ है ना अनुसंधान, उससे ये पता चला है कि हमारा जो सीखने का 85% हिस्सा है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ही किया जाता है। तो कितना? तो 85%, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा जो है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। दृश्य तथा जो श्रवण इंद्रियां हैं इनका उपयोग करने से जो बालक हैं इनकी क्रियाशीलता तथा संवेदनात्मकता जो है वो विकसित होती है और इस कारण वे स्वाभाविक ढंग से भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और
इस तरह प्राप्त जो ज्ञान है वो लंबे टाइम तक उनके मस्तिष्क में बना रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अभी खत्म ही होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन शायद और होंगे। कहना है कि अनुसंधान से पता चला है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा चर है जो योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरण या निरुत्साहन? तो निरुत्साहन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव जो है वो है टैग है। अनभिज्ञता भी नहीं होगा। अपेक्षा और अभिप्रेरणा में आप जो है उम्मीद कर सकते हैं, तो अपेक्षा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अभिप्रेरणा जरूर होगा। तो ये जो अभिप्रेरणा है ना, ये आप देखिए कि योग्यता से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जो हमारी अभिप्रेरणा है वो सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर के रूप में काम करती है, क्योंकि अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति का व्यवहार है वो कैसा होता है? तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाने का काम करती है, जो अधिक क्रियाशील तथा अधिक ऊर्जित होता है। ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया को वो प्रभावशाली भी बनाता है। एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है गुड। तो गुड के अनुसार, यानी जो गुड हैं, इनका मानना है कि जो अभिप्रेरणा है वो किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। अगर अभिप्रेरणा क्या है आपको ना पता हो तो याद रखिएगा कि जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन, इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है शायद। तो हाँ, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टोटल 15 क्वेश्चन हमने लिए थे विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ आती हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि अंततः वीडियो आप लोग शेयर करेंगे तभी जो है चीज़ें अच्छे से चलेंगी, हमें भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हमारी मेहनत काम कर रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि वर्ग कक्षा का माहौल, यानी कि जो परिवेश है, इसमें एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ाता है या फिर घटाता है, या फिर कुछ उससे लेना देना नहीं है, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ावा देता है। अब देखिए जो कक्षा का माहौल है उसमें एक सकारात्मक पढ़ाई का अगर वातावरण स्थापित है, तो वो जो है मतलब जो टीचर है उनके अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन जो है वो क्या करता है? वो बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।